ब्रिटिश अधीक्षक का जो लास्ट कैप्टन कौन था? कैप्टन क्राफ्ट था। कैप्टन क्राफ्ट जो था लास्ट जो क्या था ब्रिटिश अधीक्षक था। कैप्टन क्राफ्ट ने क्या किया, अपना जो पूरा ब्रिटिश अधीक्षक जो ब्रिटिश शासन जो है वो किसको सौंप दिया? संधि के तहत रघुजी तृतीय को सौंप दिया। लेकिन अंग्रेज जो होते थे कभी भी ऐसे राजा को नहीं सौंपते थे डायरेक्ट, ठीक है। उन लोग क्या करते थे, सरकारी काम करते थे। जैसे कि रघुजी तृतीय का उस समय में जिलेदार सिस्टम चलता था। जिलेदार के माध्यम से उन्होंने क्या किया, कैप्टन क्राफ्ट ने शासन को जो है वो सौंपा। और उस समय में जो जिलेदार जो था पहला इसका जो है कृष्णराव अप्पा। कौन था? कृष्णराव अप्पा। टोटल जो है इसके समय में 8 जिलेदार थे। देखो जिलेदार का काम क्या होता है कि जो भी राज्य में जो भी संबंधित कार्य है उसकी जानकारी जो है राजा को देना। और एक बहुत बड़ा अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी उस समय में रघुजी तृतीय के समय में ये होता था। तो याद रखिए, कैप्टन क्राफ्ट ने शासन को सौंपा तो कैसे? मराठाओं के प्रतिनिधित्व जिलेदार को क्या किया? शासन को सौंपा। ये याद रखना, ठीक है। और ये शासन कब, कौन से डेट में सौंपा? ये 6 जून 1830 को क्या किया, ये शासन का हस्तांतरण किया। हस्तांतरण मतलब हस्ताक्षर किया और पूरा काम यहाँ से जो है पुनः मराठा शासन के तहत रघुजी तृतीय को पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पर मिल गया। तो रघुजी तृतीय के शासन काल को हम 2 वजह से याद करते हैं। एक तो समाज सुधारक, पहला तो आपको समाज सुधारक के तौर पर हम याद करते हैं, और दूसरा जो है इसके समय में हुए विद्रोह की वजह से हम क्या करते हैं, इसको याद करते हैं भाई रघुजी तृतीय को। 2 कारण से हम याद करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे विद्रोह के बारे में। इसके समय में जो है क्या क्या जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम पूरा का पूरा जानेंगे। जैसे सबसे पहले तो ये लिख लो, कितने जिलेदार थे, बस लिखना बस है हमको, लिख लो। 8 जिलेदार थे। सबसे पहले कृष्णराव अप्पा। मराठाओं के समय में ये जिलेदारी व्यवस्था था उस समय में। तो क्या लिख लो, जिलेदार। कितने जिलेदार थे उस समय में? जिलेदार। आज के समय में हम तुलना कर सकते हैं मेन कर्ता धर्ता अधिकारी के तौर पर, अगर जिला के हिसाब से कलेक्टर से तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर कुल 8 जिलेदार थे। उन 8 जिलेदारों का नाम लिख लो। पहला कृष्णराव अप्पा, पहला था कृष्णराव अप्पा। फिर दूसरा है अमृतराव अप्पा, ये पहला। दूसरा जो है अमृतराव अप्पा, अप्पा हो गया। दूसरा अमृतराव अप्पा। तीसरा है सदरुद्दीन। तीसरा है सदरुद्दीन जो था एक भ्रष्टाचारी जिलेदार था, जिसको भ्रष्टाचारी की वजह से इसको पद से हटा दिया गया था। ये याद रखना, ठीक है। तीसरा सदरुद्दीन हो गया। चौथा है दुर्गा प्रसाद। चौथा है दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद। पांचवा है इंदुक राव। इंदुक राव। सातवां और आठवां। छठवां है सखाराम बापू। सखाराम बापू। सखाराम बापू। आठवां है गोविंद। और क्या बोलते हैं, आठवां है गोपाल राव अप्पा। गोपाल राव अप्पा। तो ये टोटल जो है 8 सूबेदार थे। देख लो, सॉरी जिलेदार है। टोटल जो है 8 जिलेदार है। याद कर लो अंतिम कौन है, पहला कौन है, इनमें से कौन सा जिलेदार नहीं था रघुजी तृतीय के समय में, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है आपका। सर वो 6 जून 1830 को क्या हुआ? 6 जून 1830 को हस्तांतरण हुआ सत्ता का। हस्तांतरण मतलब हस्ताक्षर हुआ कि हाँ अब ये जो शासन जो है हम किसको सौंपते हैं, रघुजी तृतीय को सौंप देते हैं संधि के तहत। 27 दिसंबर को संधि हुआ था। हाँ 27 दिसंबर को जो है वो संधि हुआ था उस समय में। 1829 वाला संधि बहुत सारे हुए थे, ठीक है।
तो इसके समय में क्या क्या विद्रोह हुआ था वही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो है उसके बारे में हम पूरा समझते हैं। कहाँ कहाँ इसके समय में विद्रोह हुआ था। देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़, प्यारा छत्तीसगढ़। देखो धमधा के गोड़ राजाओं का हमेशा विद्रोह तो चलते आ रहा है भाई। धमधा का गोड़ राजाओं का जो है विद्रोह हमेशा से चलते आ रहा है, मतलब इनको विद्रोह ही करना है बस, और कुछ काम धंधा नहीं इन लोगों को। ठीक है। दूसरा आपका इधर आपका रायगढ़, ये रायगढ़ आपका, रायगढ़ के सीमा वाली क्षेत्र पर होता था बरगढ़। कौन सा क्षेत्र? बरगढ़। तो बरगढ़ के राजाओं ने, रियासत के राजाओं ने विद्रोह किया। ये आपका ये हो गया। दूसरा है बस्तर। दूसरा जो है आपका बस्तर आपका, देखिए ये आपका बस्तर। बस्तर में मेरिया विद्रोह बहुत फेमस है भाई। हाँ, बस्तर में मेरिया विद्रोह हुआ। आपका धमधा में, दुर्ग का धमधा में कौन सा? गोड़ विद्रोह। आपका रायगढ़ में कौन सा विद्रोह? बरगढ़ का विद्रोह। सबसे पहले तो यही याद कर लो कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, ये आपका हो गया। और एक विद्रोह और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं तारापुर का विद्रोह। बस्तर में ही हुआ था। बस्तर में तारापुर का विद्रोह। हाँ, मेरिया विद्रोह तो ऐसा दंतेवाड़ा में हुआ था। देख लीजिए भाई, दंतेवाड़ा में मेरिया विद्रोह, तारापुर का विद्रोह बस्तर में, बरगढ़ का विद्रोह आपका रायगढ़ में, और धमधा के विद्रोह आपका कहाँ? दुर्ग के धमधा क्षेत्र में। सबसे पहले कौन कौन से विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ उसका याद करो अच्छे से इसके समय में। फिर इसके बाद मैं वर्ड्स लिखूंगा, उसको याद करना है। फिर मैं सबका एक का कहानी बताते जाऊँगा क्या क्या हुआ था। देखिए भाई, धमधा के गोड़ जमींदारों का जो है विद्रोह का वही मुख्य कारण ये था कि ये ना तो अंग्रेजों के शासन को पसंद करते थे, ना तो मराठा के शासन को पसंद नहीं करते थे। सिंपल सा है। धमधा के गोड़ जमींदारों का विद्रोह जो है वर्ष 1830 में हुआ था। सबसे पहले तो वर्ष याद कर लो, कौन कौन सा क्षेत्र में याद हुआ, ये मोस्ट टाइम पे पेपर में पूछा जाता है सुमेलित करके। 1830 हो गया। बरगढ़ का जो विद्रोह जो है 1833 से 1845 के बीच में हुआ। आपका मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 के बीच में हुआ। हाँ, मेरिया विद्रोह। और लास्ट जो है आपका कौन सा विद्रोह? 1842 से 1854। जमींदार जो होते थे ये ना तो ब्रिटिश शासन को पसंद किए और ना तो मराठा के शासन को पसंद किए। यही इनका मुख्य कारण था। इस विद्रोह को दमन किया था कृष्णराव अप्पा ने। कृष्णराव अप्पा ने उस समय में जिलेदार था, तो उन्होंने क्या किया? इस विद्रोह को दमन किया। बस इतना ही है विद्रोह में। धमधा का गोड़ जमींदारों का विद्रोह दमन किया, समाप्त किया जी। मतलब इनके सैनिक आए, इनके लोग आए, युद्ध हुआ होगा, छोटा सा दमन किया होगा, मार काट होगा, वही दमन होता है। ठीक है, दमन। तो ये दमन करता था, यहाँ पर दमन हो गया। फिर उसके बाद आते हैं बरगढ़ का जमींदारों का विद्रोह। बरगढ़ के उस समय के जमींदार थे अजीत सिंह और उनका पुत्र बलराम सिंह। अजीत सिंह और ये हो गया बलराम सिंह, पिता पुत्र थे। ये अजीत सिंह बलराम सिंह कौन है? कलचुरी राजवंश के समय का अंतिम जो राजा होते थे ना, उन्हीं के वंशज हैं, पारिवारिक है। अजीत सिंह और बलराम सिंह की यदि हम बात करें तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने विद्रोह कर दिया। मुख्य कारण वही था फिर से कि पसंद ना करना मराठाओं का। ये भी चाहते थे कि अपने शासन क्षेत्र पर बिना कोई टकोली किए, कोई भी किसी प्रकार के राजा से ना होते हुए भी हम अपने शासन क्षेत्र पर शासन करें। ये किसका था? अजीत सिंह का समय का उस समय में था। तब उस समय में देखो, ये रायगढ़ क्षेत्र है। रायगढ़ का कौन था? ये छोटा सा बरगढ़ का जमींदार थे अजीत सिंह। अब उस समय में पूरे रायगढ़ की रियासत के राजा थे देवनाथ सिंह। कौन थे? देवनाथ सिंह। अब यहाँ पर रघुजी तृतीय ने बोला कि यार एक काम कीजिए, बरगढ़ के जमींदार को विद्रोह को क्या कीजिए? दमन कीजिए, समाप्त कीजिए। तो देवनाथ सिंह से वो मिले। बाद में देवनाथ सिंह रघुजी तृतीय ने, जैसे देवनाथ सिंह ने इस विद्रोह को दबाया,
समाप्त किया। और समाप्त करने के बाद उसके पुरस्कार के रूप में बरगढ़ का जिम्मेदार किसको दे दिया गया? रायगढ़ के राजा देवनाथ सिंह को जो है वो दे दिया गया। इन दोनों के बीच में, देवनाथ सिंह और अजीत सिंह के बीच में भयंकर एक प्रकार से युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो है अजीत सिंह जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे दोनों को गिरफ्तार किया गया। अजीत सिंह को गिरफ्तार करके रांची के जेल में डाल दिया गया था। झारखंड रांची के जेल में डाल दिया गया और वहाँ से अजीत सिंह ने कर लिया आत्महत्या। हाँ, रांची के जेल में आत्महत्या कर लिया। और बलराम सिंह जो था, आगे चलकर जेल काटने के बाद उनको, बलराम सिंह को पुनः जो है बरगढ़ का जो क्षेत्र है उसको सौंप दिया गया। बहुत लंबे समय के बाद, अरसे के बाद बलराम सिंह को ये क्षेत्र सौंपा। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। बरगढ़ का जमींदारों का विद्रोह अजीत सिंह उनके पुत्र बलराम सिंह के द्वारा किया गया। कारण क्या था? वही मराठा शासन को पसंद न करना। अब इस समय ब्रिटिश मराठा दोनों शासन में साथ में उनके शासन चल रहे हैं ना, देखा जाए तो। उसको दबाया कौन? रायगढ़ के राजा की रियासत देवनाथ सिंह। कौन? रघुजी तृतीय देवनाथ सिंह से मिला। देवनाथ सिंह ने बोला कि भाई मुझे क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? तो रघुजी तृतीय ने बोला कि आपको क्या है, बरगढ़ का जिम्मेदारी क्षेत्र आपको हम क्या कर देंगे, सौंप देंगे, दे देंगे। तो ये आपका हो गया बरगढ़ का विद्रोह। अब हम आते हैं, ये आते हैं मेरिया विद्रोह। ये थोड़ा बड़ा विद्रोह है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझते हैं। क्या क्या हुआ था मेरिया का जो विद्रोह है उसके बारे में क्या समझते हैं। देखिए, बस्तर में उस समय में काकतीय वंशों का शासन चलता था। ठीक है बस्तर में उस समय में काकतीय वंश का शासन चलता था। उस समय में के राजा जो था, जिनका नाम था भूपाल देव था। और दंतेवाड़ा में सभी जानते हो कौन सा मंदिर है? दंतेश्वरी मंदिर। 52 शक्तिपीठ में से एक। माता सती का वहाँ क्या गिरा था? दांत, दंत जो है वहाँ पर गिरा था। इसी वजह से वह क्षेत्र क्या कहलाता है? दंतेश्वरी कहलाता है आपका। ठीक है, तो काकतीय वंशों का इष्ट देवी कौन था? दंतेश्वरी मंदिर जो था। और पूरे बस्तर के पूरे आदिवासी जो है वो किसको मानते हैं? अपना इष्ट देवी मानते थे। ठीक है, अब उस समय में होता क्या था कि दंतेश्वरी मंदिर में मेरिया चलता था। मेरिया का मतलब होता है बलि। और किसका बलि होता था? नर का। नर बलि होता था उस समय में। जैसे आज के समय में क्या होता है, पशुओं की बलि दिया जाता है। उस समय में नर बलि होता था। सोचो, मनुष्य का बलि दिया जाता था। और बलि देने का कारण क्या था? कभी फसल अकाल पड़ गया, कभी कुछ और प्राकृतिक आपदा आ गया, किसी की मनोकामना पूर्ण करना है। तो ये जो है प्रथा जो है समय के साथ बहुत लंबे समय से ये चले आ रहा था। किसमें? दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में। अब ये बन गया आस्था का केंद्र। जब आस्था का केंद्र जब बन जाता है, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर क्या होगा? उपद्रव होगा, विद्रोह होगा। जैसे कि राम मंदिर हमारा आस्था का केंद्र था। लोग हमारे राम मंदिर के बारे में क्या क्या कहते थे, कैसे करते, हमने उसके लिए हमने लाखों हजारों लाखों लोग उसके जान देखने दी राम मंदिर के लिए। तो ये भी आस्था का केंद्र बन गया। बट नर बलि जो हो रहा है वो तो गलत बात है, सीधी सी बात है, सरासर गलत है वहाँ पर। बट वो आदिवासी समझेंगे क्या? आदिवासी नहीं समझेंगे। अब इसको जो करने वाले जो आदिवासी होते थे, जो बलि देते थे नर का, उसको कहा जाता था मेरिया। और यहीं से एक मेरिया जनजाति का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब यहाँ से होता क्या है कि यहाँ का जो एक पुजारी था श्याम सुंदर जिया, उस समय का जो आपका श्याम सुंदर जिया, पहले करेक्टर समझ लो भाई, पुजारी ना, कौन था? श्याम सुंदर जिया पुजारी। दंतेश्वरी मंदिर का पुजारी श्याम सुंदर जिया था उस समय में। ठीक है, अब दंतेश्वरी जो दंतेवाड़ा क्षेत्र में आपके आता है, वहाँ का एक मुखिया था हिड़मा माझी। नाम याद करना उस, कौन सा आपका? हिड़मा माझी। हिड़मा माझी, ठीक है, हिड़मा माझी। अब वहाँ के आदिवासी जो है, वहाँ के जो आदिवासी जो है, उनके लिए तो भाई नर बलि प्रथा होना उनके लिए जरूरी ही था उस समय में। उनके लिए उनका ये मानना था अगर नर बलि नहीं होगा तो माता रुष्ट हो जाएगी, फिर हमारे साथ क्या होगा? प्रकोप होगा, ये उस समय बीमार पड़ जाएंगे, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, ये उनका मानना था उस समय में। अब पूरा कहानी में हम आगे बढ़ते जाते हैं।
1842 से 1863 के बीच में एक पूरा मामला जो यहाँ पर ये चला। अब ब्रिटिश सरकार को पता चला कि यार यहाँ पर नरबली होता है। रघुजी तृतीय को भी पूरा जानकारी था ये सब नरबली प्रथा होता है। तो जब नरबली प्रथा 1842 में जब जानकारी हुआ, तब उस समय में एक व्यक्ति थे, एक ब्रिटिश व्यक्ति, कैप्टन क्या नाम था, कैप्टन मैकफर्सन, नाम याद रखना, क्या नाम था, मैकफर्सन। मैकफर्सन को बोला गया कि जाइए और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में पता करके आइए कि वहाँ पर आखिरकार नरबली प्रथा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार को उस समय में, ब्रिटिश सरकार बहुत पढ़े लिखे होते थे भाई, उनको लगता था क्या कोई किसी व्यक्ति को काट दिया जाएगा। उस समय बहुत टैबू था, बुझ पहली था भाई उस समय में। तो मैकफर्सन को भेजा गया, कहाँ, मंदिर में भेजा गया। मंदिर जाके उन्होंने देखा कि यार खून देखा, और जो बॉडी, जो लाश का जो रहता ना चमड़ी, जो भी, वो भी देखा। तो उन्होंने देखा यार यहाँ तो नरबली प्रथा तो होता है, ये कन्फर्म हो गया कैप्टन मैकफर्सन को। अब मैकफर्सन ने ये जानकारी दे दिया बड़े ब्रिटिश अधिकारियों को, उनको जानकारी दे दिया, रघुजी तृतीय को जानकारी दे दिया वहाँ पर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये चारों तरफ, रायपुर से उस समय में शेर खा नाम का तहसीलदार था। रायपुर से तहसीलदार कौन, नाम याद रखना, शेर खा। क्या नाम था, शेर खा। रायपुर के तहसीलदार शेर खा को नियुक्त कर दिया गया, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में नियुक्त कर दिया गया। चारों तरफ सैनिक पूरा बैठा दिया गया कि यहाँ पर नरबली प्रथा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब नरबली प्रथा जो है कुछ लंबे समय से बंद हो गया। शेर खान ने यहाँ पर दमन करने की कोशिश तो किया, यहाँ पर, वहाँ पर सैनिक भी भेजे गए। अब इस पर आपत्ति जताया कौन, श्याम सुंदर जिया। श्याम सुंदर जिया ने पूरा आपत्ति जताया कि यार ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है ये। फिर ये जानकारी किसको पता चला, हिड़मा माझी को दिया। श्याम सुंदर माझी ने यार ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हिड़मा माझी ने क्या किया, अपना इस मामले को पूरा लीडरशिप किया, यानी कि नेतृत्व करता। तो पूछा जाता है मेरिया विद्रोह का नेतृत्व करता कौन, हिड़मा माझी। अब नरबली प्रथा नहीं हो रहा है, इनका मानना है कि हम रुष्ट हो जाएगा, देवी रुष्ट हो जाएंगे, ये सब उनका चल रहा था। अब यहाँ से इन लोग, हिड़मा माझी और पूरा गांव के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होने के बाद क्या हुए, किस पर टूट पड़े, शेर खां तहसीलदार जो थे रायपुर से आया, उस पर टूट पड़ गया कि तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, मतलब मार काट पीट जो है, युद्ध शुरू हो गया। फिर ये जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों को पता चला, यार ऐसा ऐसा हो रहा है। तब ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, फिर अपना सबसे खतरनाक व्यक्ति कैप्टन कैंपबेल, या ये भारत में ना कोने कोने में ना जहाँ खतरनाक टाइप का विद्रोह होता था, सबसे डेंजरस विद्रोह होता था, उस विद्रोह को दमन के लिए केवल कैप्टन कैंपबेल को ही चुना जाता था। कैप्टन कैंपबेल इतना खतरनाक व्यक्ति था, जहाँ भी जाता था वो सीधा लाश बिखेरता था, सीधा मारो काटो खत्म करो, सीधी सी बात। उसका खतरनाक तरीका से उसका नीति होता था कैप्टन कैंपबेल। ठीक है, तो कैप्टन कैंपबेल को क्या किया, दमन करने के लिए भेजा। कैप्टन कैंपबेल बोलते हैं, कैंपबेल, ठीक है। कैप्टन कैंपबेल को जो है भेजा कहाँ, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में। और उसने अपना कठोर पूरा तरीका से क्या किया, सबको सबक सिखाया। और यहाँ से 1863 में होते होते ये जो है विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसी को क्या कहा जाता है, मेरिया विद्रोह। हाँ, नरबली प्रथा वहाँ से फिर समाप्त हो गया। कुछ हुआ होगा जो हमको जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, मेरिया विद्रोह जो है वो समाप्त हो गया है। तो याद रखना, मेरिया का मतलब क्या होता है, नरबली। पूछा जाएगा पेपर में, नरबली। मेरिया विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ, 1842 से 1863 के बीच में हुआ। मेरिया विद्रोह कौन से स्थान में हुआ, तो दंतेवाड़ा में हुआ। कौन से मंदिर में हुआ, दंतेश्वरी मंदिर में हुआ था। उस समय के दंतेश्वरी मंदिर का जो पुजारी कौन था, श्याम सुंदर जिया था। दमनकर्ता कौन था, कैप्टन कैंपबेल। इससे पहले दमनकर्ता कौन थे, शेर खां का नाम भी ले सकते हैं हम लोग, तहसीलदार जो रायपुर से जो आया था। हिड़मा माझी नेतृत्व करता, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। याद रखना मेरिया विद्रोह का,
खाते तो नहीं थे भाई, जला देते थे, जो अपना क्रियाक्रम में दफना देते थे, ठीक है। उनका काम ये होता कि जो खुश करना देवी को, ये रहता था। और उस समय में नर बलि प्रथा जो होता था, लोग खुशी खुशी देते थे भाई, ऐसा नहीं कि उसको जबरदस्ती लाओ भैया इसको काटो पीटो, ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में माता को खुश करने के लिए खुशी खुशी देते थे उस समय में नर बलि, ठीक है। तो ये हाँ अब तो बंद हो गया है, ना तो नर को दो ना तो बलि का दो, हो गया। अब इधर हो गया, ये समझ में आया, ये समझ में आ गया मेरिया विद्रोह। अब हम आते हैं तारापुर का विद्रोह। तारापुर का विद्रोह क्या होता है, 1842 से 1854 के बीच में हुआ। ये बस्तर में हुआ, और ये किसके शासन काल में हुआ था, यही भूपाल देव के शासन में काल में ही हुआ था। भूपाल तो ऐसा राजा था जो निष्क्रिय राजा बोल सकते हैं, काकतीय वंश का, कोई मतलब नहीं था, अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है कैसा हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं था, ऐसा व्यक्ति। भूपाल नहीं, इसको भूपू बोलूँगा मैं, भूपू व्यक्ति हैं, ठीक है ना, भूपाल देव। तो यहाँ पर तारापुर का विद्रोह हम समझते हैं। तारापुर का उस समय में जमींदार था दल गजन सिंह। कौन था जमींदार? दल गजन सिंह, वो तारापुर का क्या था, जमींदार था। पूरा मामला को पूरा समझते हैं, स्पष्ट तरीके से समझते हैं कहानी में क्या क्या हुआ था। तारापुर के लिए देखो, तारापुर एक जमींदारी क्षेत्र था, एक परगना था, बस्तर का महत्वपूर्ण परगना था, वहाँ का जमींदार था दल गजन सिंह। तारापुर के जमींदारी क्षेत्र के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक दीवान को नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था जगबंधु, दीवान जगबंधु। क्या नाम था? दीवान जगबंधु। अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो था उस समय में कर में, परगनाओं के कर में बढ़ोतरी कर दिया था, टपोली में बढ़ोतरी कर दिया था। अब ब्रिटिश सरकार ने तो अपना एक कर बढ़ोतरी तो कर दिया था कि मान के चलो इतना पैसा लेना है, मान के चलो अनुमान 10 रुपये लेना है, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर। दलगजन सिंह क्या करता था, 15 रुपये लेता था। मतलब वो अपने हिसाब से, वो अमाउंट के हिसाब से क्या कर रहा है, वो ज़्यादा ले रहा है। इसी चीज़ का जो है तारापुर के लोगों ने क्या किया, इसी चीज़ के लिए क्या किया, विद्रोह जताया कि यार ये जो है ये तो गलत चीज़ है। अब इसी चीज़ के लिए उन्होंने जताया, और ये इसी कारण क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। यानी कि तारापुर के परगने कर में टकोली में वृद्धि करने के कारण ही क्या हुआ, ये कारण बना तारापुर का विद्रोह का। अब ये बात आदिवासी लोगों ने, वहाँ के आसपास के लोगों ने, तारापुर के लोगों ने ये जानकारी किसके दिया, अपने नेता दलगजन सिंह को दिया। फिर दलगजन सिंह ने ये बात किसको बताया, भूपाल देव को बताया। अब भूपाल देव, मैंने बताया ना, कुछ काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई मतलब नहीं इस व्यक्ति को, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जबकि भूपाल देव जगबंधु दोनों आसपास साथ में रहते थे, साथ में काम करते थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जगबंधु के अत्याचार के बारे में फिर बाद में उस समय में जो नागपुर के जो मेन अधिकारी रेसिडेंट मेजर विलियम्स, अब मेजर विलियम्स हो गया है ना, मेजर विलियम्स को जानकारी मिला कि ऐसा ऐसा हो रहा है तारापुर में। तब मेजर विलियम्स की जब जानकारी होने के बाद उन्होंने क्या किया, ये पूरे मामला को पता होने के बाद उन्होंने ये तारापुर की जो कर टकोली है उसको क्या किया, समाप्त किया, कम कर दिया गया वहाँ से, और दीवान जगबंधु को हटा दिया गया पद से। दीवान जगबंधु को पद से हटा दिया गया कि जो तुम किसके कारण हो रहा है, सब चीज़ें जगबंधु के कारण ही हो रहा है। तो ये जो है इस विद्रोह को हम क्या बोलते हैं, तारापुर का विद्रोह। पूछा जाएगा तारापुर का विद्रोह कब हुआ, 1842 से 54 के बीच में। तारापुर का विद्रोह का नेतृत्व करता कौन, दलगजन सिंह। कारण क्या था कारण क्या था, तारापुर के परगने में कर में वृद्धि करना, टकोली में वृद्धि करना। कारण क्या था, जगबंधु दीवान का नियुक्ति करना, ठीक है। ये सब जो है कारण जो है तारापुर के विद्रोह में हुआ था। स्थान कौन सा समझ में आया, प्रॉपर बस्तर, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो उड़ीसा में आता है, कालाहांडी करौद आपका लगा हुआ है। कालाहांडी करौद में भी क्या है, माता दंतेश्वरी का मान्यता था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर भी क्या होता था, नरबलि प्रथा होता था। इस नरबलि प्रथा को फिर से किसने समाप्त किया, कैप्टन कैंपबेल ने समाप्त किया। अब ये तो उड़ीसा में आ जाता है, ये शायद ही कम चांसेस है इस प्रश्न को पूछने का, ठीक है ना। लेकिन इसको नोट करके लिख लो, इसको नोट करके लिख लो। कालाहांडी में भी
हाँ, कालाहांडी करोद में नरबलि प्रथा होता था। इस प्रथा को समाप्त किया कैप्टन कैंपबेल ने। अब देखिए, रघुजी तृतीय को जो है समाज सुधारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा को समाप्त किया था। छत्तीसगढ़ में उस समय में सती प्रथा होता था। 1842 से 1854 के बीच में, 1842 से 1854 के मध्य जो है सती प्रथा का समाप्ति जो है किसने किया था? ये रघुजी तृतीय के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हुआ था। पूरा समझते हैं। भारत में राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त करने का जो कार्य जो है किसने शुरुआत किया था? राजा राम मोहन राय ने। फिर राजा राम मोहन राय 1829 का समय है। 1829 में आपका जो है उस समय में लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेटिंग एक बहुत अच्छे गवर्नर थे भारत में उस समय में। तो उन्होंने और सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन? राजा राम मोहन राय ने। दोनों ने मिलकर ये कार्य शुरुआत किया। 1829 में दिसंबर का महीना है, उस समय में आदेश जारी किया गया कि अब भारत में कहीं भी किसी भी कोने में सती प्रथा जो है नहीं होना चाहिए। सोचो कितना खतरनाक चीज़ है कितना खतरनाक चीज़ है कि एक महिला को चिता में जिंदा जलाया जाता था। यही तो सती प्रथा है। सती प्रथा में उस समय में सोचो, उस समय में युद्ध होता था, कोई पति जो है जवान व्यक्ति मर गया तो उसका पत्नी दोबारा होता नहीं था। होता था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा कुछ अपमान माना जाता था उस समय में। ठीक है, कि तुम अपने पति की नहीं हो, ऐसा बहुत कुछ होता था उस समय में। तो कहने का मतलब ये सती प्रथा जो है उस समय में क्या हुआ? समाप्त हुआ। 4 दिसंबर 1829 को आदेश आया ऊपर से। किसका आदेश आया? लॉर्ड विलियम बेटिंग का आदेश आया और उसके तहत जो है सती प्रथा को क्या किया? छत्तीसगढ़ में समाप्त किया। और इस समाप्त करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? रघुजी तृतीय का। उसने भी स्टेप लेके, यार गलत बात है, सही चीज़ है जो है। ये आपका हो गया समाज सुधारक में। दूसरा है, इसके समय में जो है ठग और डाकुओं का उत्पात होता था। बहुत लंबे समय से डाकुओं का समाप्ति किया इसने। होता क्या था छत्तीसगढ़ में? मोहम्मद गोरी जानते हो, लूटपाट करने वाला। मुल्तान से बहुत सारे ठग डाकू जो थे उसके समय में भारत में आए थे और वो जो थे यहीं आकर बस गए। और यहीं आकर बस के क्या करते थे? इन लोग लूटपाट करते थे, हत्या करते थे। ठग समझते हो? ठग आप हिंदुस्तान मूवी देखिए, जिसमें आमिर खान ठग का रोल करता है। ठीक है ना? बेवकूफ़ बनाया जाता था। आने जाने वाले मार्ग में जो व्यापारी व्यक्ति जो होते थे उनको, और लूटपाट करके, हत्या करके, ये सब काम किसका होता था उस समय में? मुल्तानी जो है डाकुओं के द्वारा ये किया जाता था। और उस मुल्तानी डाकुओं का जो मुखिया था सलावत खां। क्या नाम था? सलावत खां। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक डाकू था उस समय में। सलावत खां को पकड़ना आसान नहीं था। ठीक है, इसको गिरफ्तार करना आसान नहीं था। तो उस समय में कैप्टन स्लीमैन, ब्रिटिश कैप्टन स्लीमैन को क्या किया गया? नियुक्त किया गया इसको गिरफ्तार करने के लिए। और कैप्टन स्लीमैन ने क्या किया? जितने भी ठग डाकू हैं उनको समाप्त किया। और 47 वर्ष की आयु में इस व्यक्ति का निधन हो जाता है। कैसे निधन होता है उसको हम समझते हैं। 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय ने अंतिम सांस लिया। रघुजी तृतीय जो थे उनका निधन का कारण क्या था? गलत संगति यानी कि नशा, शराब पीना, ये बहुत उनका गलत आदत था। गलत महिलाओं के चक्कर में था उस समय में, ये उनका मेन कारण था। और उनका कोई संतान नहीं हुआ और ऐसा करते करते वे
भगवान को प्यारा हो गया 11 दिसंबर 1853 को। 1853 को जब वो भगवान को जब प्यारा हो गए, तब उस समय में भारत में लॉर्ड डलहौजी का शासन था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में सब जानते होंगे, सुने होंगे। उन्होंने हड़प नीति लाया, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक पॉलिसी था, एक नीति था। इस नीति के तहत इस नीति को भारतीय लोगों ने बोला हड़प नीति है, जिसके तहत ये बोला गया है कि जिसका कोई संतान नहीं है वह बच्चा को गोद नहीं ले सकता, उसका कोई भी दत्तक पुत्र जो है वो नहीं होगा। ये प्रतिबंध लगा दिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति भारतीय लोगों ने कहा। और ऐसा करते हुए 13 मार्च 1854 को 13 मार्च 1854 को पूरा जो शासन प्रशासन जो है हड़प नीति के तहत पूरा नागपुर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ नागपुर का हिस्सा था, नागपुर क्षेत्र पूरा का पूरा अंग्रेजों के विलय में अधीन में चला गया। और वहाँ से ब्रिटिश शासन शुरू होगा, जो 1947 में जाकर क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है।